तो आइए हम जल्दी से डिस्कस करते हैं बजट 2024-25 में क्या क्या खास बात हैं, क्या सरकार के द्वारा घोषणा की गई हैं, सरकार के द्वारा क्या उपलब्धियां बताई गई हैं। एक क्वेश्चन जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि संविधान के किस आर्टिकल में बजट शब्द का उल्लेख है। तो स्पष्ट है, संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। उसकी जगह पर आर्टिकल नंबर 112 आर्टिकल नंबर 112 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण। 112 में लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको ही हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। क्वेश्चन आए बजट कहाँ लिखा है, बजट शब्द कहीं भी नहीं लिखा, उसकी जगह पे शब्द लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बजट क्या है। बजट का सामान्य सा है कितनी इनकम आ रही है, कितना खर्चा हो रहा है, यही लेखा जोखा क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। परिवार का बजट होता है, घर का बजट होता है, समाज का बजट हो सकता है, जिले का बजट हो सकता है, राज्य का हो सकता है, देश का हो सकता है, दुनिया का भी हो सकता है। जैसे हम अपना अपना बजट बनाते हैं, कई बार कहते हैं ये तो मेरे बजट के बाहर चला गया। तो आय व्यय का लेखा जोखा ही क्या है, बजट है। तो यदि मैं आपसे बात करूं कि सरकार को 100 रुपए आय आती है, तो 100 रुपए आय में से वो कौन कौन सी जगह है जहां से पूरी आय प्राप्त हो रही है। एक क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना होती है कि टोटल यदि सरकार 100 रुपए कमा रही है, सरकार की 100 रुपए इनकम हो रही है, तो इनकम के सोर्स क्या क्या है। तो आइए सबसे पहले हम यहीं से डिस्कस करते हैं कि इनकम कहां कहां से हो रही है। तो सरकार को 100 रुपए यदि हम माने तो 100 में से 28 रुपए आते हैं उधारी से। सोचिए हमारे पास 100 रुपए आ रहे हैं और 100 में से हम 100 में से 28 रुपए, 100 में से 28 रुपए हम कहां से प्राप्त कर रहे हैं, उधार से। यानी दूसरे देशों से, कहीं बैंकों से हम क्या कर रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, और कर्जा ले रहे हैं तो ब्याज देना ही पड़ेगा। तो 100 रुपए में से हम कितना इनकम हो रही है, 28। तो भारत के पास जितना भी पैसा आ रहा है भारत सरकार पे, उस पैसे का 28% पैसा आता है उधार से। इसके बाद देखिए इनकम टैक्स से प्राप्त होता है, आयकर से प्राप्त होता है 19%, जीएसटी से आता है 18%, कॉर्पोरेट टैक्स से आता है 17%, अदर जगह से कुछ ड्यूटीज वगैरह से आता है। ऐसे करके पूरा का पूरा कितना परसेंट प्राप्त होता है, 100% हमको इनकम प्राप्त हो रही है। तो यही एक इनकम का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो वो है उधारी। सोचिए हमारा देश सबसे ज्यादा देश की इनकम किससे हो रही है, उधारी से। और उधारी बहुत बुरी होती है, क्योंकि आपने उधारी ली है तो मूल रकम चुकानी पड़ेगी, साथ साथ ब्याज भी। तो एक दो क्वेश्चन क्लियर है। सबसे ज्यादा इनकम किससे, उधारी से। और सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा इनकम सरकार की किससे होती है, इनकम से हो रही है। अब हम बात करेंगे यदि सरकार वर्ष में 100 रुपए खर्च करती है, तो 100 रुपए में से वो कौन कौन सी विषय वस्तुएं हैं जहां पर वो अपना पैसा खर्च करती है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जगह की कमी थी इसलिए यहाँ लिख दिया। तो 100 रुपए में से सरकार 20 रुपए खर्च करती है ब्याज देने में, मूल रकम नहीं ले रही है, उधार लेते जा रही है, लेते जा रही है। ब्याज की राशि तो बढ़ी रही है, साथ साथ मूल रकम बढ़ रही है। लेकिन सरकार के द्वारा किए जाने वाले खर्च में सबसे बड़ा खर्च है कि हमने ब्याज दिया। मूल राशि दे देते तो खुशी होती कि चलो अब हमको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, केवल ब्याज दिया है, मूल राशि उतनी है, अगले वर्ष पर बजट बनाएंगे फिर उतनी उधारी ले लेंगे। लगातार ये बढ़ रहा है, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो यदि हम पूरा व्यय 100 रुपए माने तो उसमें 20% यानी 20 रुपए व्यय हो रहा है ब्याज के तौर पर। इसके बाद जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा सारे टैक्स लिए जाते हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो ड्यूटी हो, शुल्क हो, दुनिया भर के टैक्स हैं, उन टैक्सों में से हम कुछ परसेंट हिस्सा राज्यों को भी देते हैं। तो टोटल 100 रुपए खर्च में से 20 रुपए ब्याज से जाते हैं और 20 रुपए ही कहां चले जाते हैं, राज्यों को चले जाते हैं। इसका मतलब है कि सरकार 100 रुपए कमाती है, उसमें से 20 रुपए राज्यों का हिस्सा है वो उनको दे देती है। इसके बाद सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की जाती हैं उनमें 16% रुपया खर्च किया जाता है, जो 100% पैसा पूरा केंद्र सरकार देती है। इसके बाद पेंशन में केंद्र सरकार का 4% पैसा जाता है पेंशन देने में, सब्सिडी देने में 6% जाता है, और डिफेंस पे बहुत बड़ी रकम खर्च होती है जो 100 रुपए का 8% है। यानी संपूर्ण खर्च का 8% पैसा हम डिफेंस पे करते हैं। इसके अलावा और आपसे नहीं पूछेगा कि केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजनाएं जिसमें केंद्र 60% खर्च करता है, राज्यों से 40% पैसे लेता है, तो उस पर केंद्र सरकार का पूरा पैसा 8% चला जाता है, वो अदर्स नहीं पूछता। आपको केवल रखना है सबसे ज्यादा हमारा खर्चा कहाँ हो रहा है, तो ब्याज को लौटाने में, मूल रकम नहीं, ब्याज को। और इसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों का जो कारों में हिस्सा होता है, टैक्स में जो हिस्सा होता है उसको देने में, वो भी 20% है। फिर डिफेंस आ जाता है 8%,
सब्सिडी 6%, पेंशन 6%, केंद्र की योजनाएं 16%। एक क्वेश्चन अभी आने वाला है, डिस्कस करूंगा इस बजट के आखिरी में जब पूरा पढ़ लेंगे कि केंद्र सरकार के बजट 2024-25 में किस मंत्रालय को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है। तो स्पष्ट लिखा हुआ है सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च हो रहा है, डिफेंस में। तो डिफेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा पैसा मिला है, 6.2 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। अभी उस पर आएंगे। अब देखिए इनकम बता दी मैंने, आपको व्यय बता दिया। अब बात करते हैं कि इस बजट में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कौन सी घोषणाएं की गई हैं। तो ये बहुत सारी घोषणाएं लिखी हुई हैं। इसके बाद निर्मला सीतारमण जी ने कुछ अपनी उपलब्धियां भी बताई हैं। तो पहली घोषणा, निर्मला सीतारमण जी ने सूर्योदय योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि छत के ऊपर सोलर प्लांट लगाने की स्कीम है सूर्योदय योजना। इसमें व्यक्ति अपने छत पर ही सोलर प्लांट लगा लेंगे तो बिजली का बिल 0 हो जाएगा। सही बात है, आप सोलर प्लांट लगाइए तो बाहर से आपको लाइट लेने की जरूरत ही नहीं है। लगभग 300-400 यूनिट बिजली आपकी छत पे ही बन जाएगी। आप उसका यूज कीजिए, आपका बिल 0 हो जाएगा। और इन्होंने बताया कि लगभग 1 करोड़ घरों का बिल 0 हो गया है, ये इन्होंने घोषणा की। इसके बाद इन्होंने जो पिछले बजट में भी घोषणा हुई थी, क्योंकि इस बार तो कोई नवीन घोषणा नहीं है, उसी को फिर से बोला कि हम 2070 तक नेट कार्बन एमिशन को 0 करेंगे। ये लिखा हुआ है साफ साफ, वर्ष 2070 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन, यानी कि हम कोयले को नहीं जलाएंगे। और वो लक्ष्य रखा गया है 2070 तक कार्बन एमिशन हम नहीं करेंगे। और ये कब होगा, क्योंकि आज हमारी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है, सबसे ज्यादा कहीं हमको बिजली प्राप्त हो रही है तो वो बनती है कोयले से। लगभग 60 से 65% आज भी भारत की लाइट कोयले से बन रही है। और कोयला जलेगा तो उसमें से CO2 गैस निकलेगी। तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, कोयले पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं और वर्ष 2070 तक लगभग हम क्या कर लेंगे, 0। और ये हमने नेट 0 का लक्ष्य भी रखा है। तो इसके लिए निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम विंड एनर्जी बढ़ाएंगे, विंड एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, पवन ऊर्जा उत्पादन बढ़ाएंगे, बायोगैस एनर्जी पे फोकस करेंगे। हम ई बसों को ला रहे हैं, जो करंट से चलती हैं बसों को ला रहे हैं, जिससे पॉल्यूशन नहीं होगा। हम चार्जिंग स्टेशन, नए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना कर रहे हैं। इससे हम क्या करेंगे, वर्ष 2070 तक नेट कार्बन एमिशन 0 का लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। उस संबंध में इन्होंने कुछ घोषणा की। इसके बाद स्वास्थ्य के बारे में क्या बोला, तो 2-3 घोषणाएं उन्होंने हेल्थ सेक्टर में की। हेल्थ सेक्टर में पहला तो उन्होंने बताया आयुष्मान भारत योजना, जो 5 लाख तक का बीमा कवर करती है। उसमें सभी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवर करा दिया जाएगा कि जितने भी आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाएं हैं, सबको आयुष्मान भारत का योजना के तहत बीमा सुविधा दी जाएगी। इसके बाद छोटी बच्चियों में एक कैंसर की डिसीज काफी फैल रही है, उसका नाम है सर्वाइकल कैंसर। तो इसके टीकाकरण को बढ़ाने का बात की गई है कि इसका वैक्सीनेशन तेज से तेज हो। एक और बात की गई है जिसमें 7 टीके लगते हैं। हम सब ने नाम सुना है मिशन इंद्रधनुष, जिसकी शुरुआत वर्ष 2014 में हुई। इंद्रधनुष के बारे में बोला कि हम इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण कर रहे हैं, लेकिन क्या ये टीकाकरण वास्तव में हो रहा है, कितना प्रभावशाली है, इसके लिए हम एक ऑनलाइन पोर्टल लागू कर रहे हैं। और उस ऑनलाइन पोर्टल का नाम इन्होंने रखा है U-Win पोर्टल। वेरी इंपोर्टेंट, इंद्रधनुष के लिए उन्होंने बोला। और इसकी प्रभावशीलता को चेक करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लागू किया है, उसका नाम है U-Win पोर्टल। और इंद्रधनुष योजना में 7 बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है। और ये योजना प्रारंभ कब से हुई थी, ये मिशन कब से आया था, वर्ष 2014 में। इसके बाद इन्होंने पर्यटन के बारे में भी कुछ घोषणा की। देखिए, पर्यटन रोजगार का एक बढ़िया माध्यम है, पर्यटन से बहुत सारे रोजगार उपलब्ध होते हैं। तो हमारी ये वाली जो सरकार है, पर्यटन को काफी बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बोला कि G20 भारत में हुआ और G20 के दौरान हमने 60 अलग अलग स्थलों पर इसकी बैठकें आयोजित की, जिससे दुनिया की मीडिया, दुनिया के मुख्य अध्यक्ष या कहें प्रधानमंत्री, जो भी उनके अतिथि आए, वो भारतीय संस्कृति से रूबरू हों, भारतीय कल्चर को पहचाने, भारतीय स्थलों को वैश्विक स्तर पर महत्व मिले और इससे पर्यटन ज्यादा से ज्यादा बढ़े। साथ ही साथ इस बार उन्होंने बजट में एक विशेष आइलैंड का जिक्र किया जो कि काफी चर्चा में रहा, वो है लक्षद्वीप। उन्होंने बोला कि हम अब आइलैंड्स को
मेनलैंड से जोड़ेंगे, द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ेंगे और पर्यटन को बढ़ाएंगे। तो अलग से जिस द्वीप की बात की है वो है लक्षद्वीप। और साथ में बोला राज्यों के लिए बोला कि आप राज्य सरकारें क्या करें, अपने अपने क्षेत्रों के जो पर्यटन स्थल हैं उनको विकसित करें, और यदि आपके पास पैसा नहीं है तो हम पैसा देंगे और आपसे ब्याज नहीं लेंगे। यानी ब्याज मुक्त कर केंद्र सरकार राज्यों को देगी, जिससे वो पर्यटन क्षेत्रों का विकास करें और ज्यादा से ज्यादा पर्यटन अपने क्षेत्रों में बढ़ाएं। ये तो थी बजट की बहुत सारी घोषणाएं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि किस मंत्रालय को सबसे ज्यादा पैसा मिला हुआ है। तो आपको पता है डिफेंस में सरकार सबसे ज्यादा खर्च कर रही है, और कितना रुपया दे रही है डिफेंस के लिए, 6.2 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 6.2 लाख करोड़ रुपए केवल और केवल हम कहां खर्च करने वाले हैं, डिफेंस पे खर्च करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि सरकार ने कुछ उपलब्धियां गिनाई कि हमने पिछले वर्षों में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। तो उन्होंने 2014 को बेस माना, तो कभी 2017 को। तो हम इस चीज में नहीं जाएंगे कि बेस ईयर क्या था, किससे तुलना कर रहे हैं, हम तो बात करेंगे कि वर्तमान में क्या स्थिति है। जैसे सरकार ने बोला कि एम्स जो पहले केवल 8 थे हमने बढ़ा के 22 कर दिए, IIT जो केवल 10-11 थे हमने बढ़ा के 23 कर दिया। तो आपसे पूछेगा बजट में कितने एम्स खोलने का वादा किया गया है, या कितने एम्स कॉलेज खोले जा चुके हैं इनका वादा किया गया है, इनकी घोषणा की गई है। तो आंसर क्या होगा, 22 एम्स कॉलेज, 23 IIT, और अब तक पूरे भारत में यूनिवर्सिटीज की जो संख्या है वो कितनी है, 1113। सोचिए, इन्होंने बताया कि शिक्षा के स्तर में हमने कितना अच्छा कार्य किया। देखिए IIT इतनी बना दी, एम्स इतने बना दिए, यूनिवर्सिटीज इतनी खोल दी। अब इसके बाद कुछ योजनाओं का जिक्र किया। इन योजनाओं के बारे में केवल आपको यह पता होना चाहिए कि योजना की शुरुआत कब है। देखिए आप बताइए योजना में क्या बोला होगा कि पहले 2 लाख देते थे, अब हमने 4 लाख करोड़ दे दिए, 2000 देते थे 5000 करोड़ दे दिए। ये सब आज तक ना पूछा गया है ना पूछा जाएगा। आपको इतना इस पे प्रेशर नहीं लेना है, केवल योजनाओं की खास बात क्या है और उन योजनाओं की शुरुआत कब हुई आप इनको ध्यान रख लीजिए, क्योंकि बजट में उन्होंने इन योजनाओं को पढ़ा है। तो आपसे ये नहीं कहेंगे कि इसके लाभार्थी 1 करोड़ हैं या 1.5 करोड़ हैं, ये नहीं आएगा। केवल आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि इस योजना की शुरुआत कब हुई, क्योंकि इसका जिक्र निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में किया। तो एक योजना जिसका नाम है PM श्री योजना, लिखा हुआ है 5 सितंबर 2022 को लागू हुई। ये भी शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को डिजिटलाइज किया जा रहा है। इसके बाद आपने एक योजना का नाम सुना ही होगा, ई नाम योजना। इसके तहत मंडियों को क्या किया जा रहा है, ऑनलाइन किया जा रहा है। बहुत सारी मंडियों को जोड़कर एक ही पोर्टल पे लाया जाता है और व्यक्ति अपना जो फसल है वो ऑनलाइन तरीके से बेच सकता है। तो उस योजना का इन्होंने जिक्र किया ई नाम का, और बताया इसमें कि टोटल 1361 मंडियों को हमने एक ही जगह ले आए, एक ही पोर्टल पे ले आए। अब किसान किसी एक मंडी में नहीं, 1361 मंडियों के भाव के अनुसार बेच सकेगा, ऑनलाइन ही अपनी फसल को बेच देगा। तो ये बड़ा नाम है, ई नेम याद रखना है। ये क्या है, एक ऑनलाइन पोर्टल है, हम अपनी फसल को ऑनलाइन तरीके से भी बेच सकते हैं। और इसमें कितनी मंडियों को एक साथ शामिल कर दिया गया है, तो 1361, ये फैक्ट नहीं आएगा। इसके बाद एक टर्म और उन्होंने उपलब्धियों में गिनाई कि हमने बहुआयामी गरीबी को कम किया। और बहुआयामी गरीबी कितनी परसेंट कम की, 11% पे ले आए। जो पहले 55% गरीबी थी उसको हम 11.3% पे ले आए हैं। और कुछ वर्षों में हमने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। देखिए कितना ज्यादा लोग गरीब थे, 25 करोड़ लोग तो गरीबी रेखा से बाहर आए और इतने ही और रह गए हैं, इससे ज्यादा। तो अब आपके सामने आप जानते हैं कि गरीबी तो क्या होती है, लेकिन टर्म क्या लिखी हुई है, मल्टी डायमेंशन, बहुआयामी। तो देखिए बहुआयामी का मतलब है गरीबी के साथ साथ अन्य स्थितियां भी, कि व्यक्ति गरीब तो है लेकिन सामाजिक स्थिति उसकी कैसी है, शैक्षिक स्थिति क्या है। तो इस गरीबी में उन्होंने शामिल किया गरीबी के साथ साथ उस तक शिक्षा की पहुंच है या नहीं है, नहीं है इसका मतलब वो गरीब है। उस तक उसका जीवन यापन कैसा है, लिविंग स्टैंडर्ड उसका कैसा है, उसको हेल्थ सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, उसको एजुकेशन फैसिलिटीज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, इन सभी को मिलाकर उन्होंने टर्म यूज किया बहुआयामी गरीबी, और बोला 25 करोड़ लोगों को हमने इससे बाहर निकाला है।
इसके बाद एक योजना का उन्होंने जिक्र किया, पीएम स्वनिधि योजना। देखिए ये योजना क्या थी, आपने देखा होगा सड़कों के किनारे छोटे मोटे ठेले लगे रहते हैं, कुछ लोग ठेले भी नहीं लगाते, नीचे बैठे रहते हैं, इनको सरकार के द्वारा लोन दिया गया। लोन की राशि ज्यादा नहीं थी, पहली राशि थी केवल 10,000, आप 10,000 लीजिए, ब्याज आपसे बहुत कम लेंगे, जमा कर दीजिए, फिर अगली बार 20,000 ले लीजिए, जमा कर दीजिए, अगले वर्ष 50,000 ले लीजिए, आप 10,000 में एक ठेला लगा लीजिए, अगली बार कुछ मिले तो कुछ और बड़ा कर लीजिए, धीरे धीरे ऐड कीजिए। तो इसमें वही बातें होंगी कि इतने लाख लोगों को हमने ये योजना दे दी, उन्होंने ये कर लिया वो कर लिया, आपसे नहीं पूछेगा। पीएम स्वनिधि योजना का जिक्र हुआ है, आपको याद रखना है 1 जून 2020 को ये योजना आई थी। किससे संबंधित है, तो सड़कों पे जो ठेले वाले होते हैं उनको लाभ दिया गया स्ट्रीट वेंडर से। इसके बाद इन्होंने पीएम मुद्रा योजना का भी जिक्र किया कि हमने युवाओं के लिए क्या किया, बोला इतने करोड़ युवाओं को हमने पीएम मुद्रा योजना के तहत इतना इतना लोन दिया और इस लोन से उन्होंने अपने उद्योग धंधे विकसित किए और आज वो लोगों को उल्टा रोजगार दे रहे हैं। तो देखिए मुद्रा का मतलब है एम मतलब माइक्रो, यानी ज्यादा लोन का अमाउंट नहीं है। इसमें पीएम मुद्रा योजना में 2 कैटेगरी हैं, एक लोन मिलता है 50,000 रुपए तक का और दूसरा लोन मिलता है 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का, अब 5 लाख रुपए तक का सॉरी। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब हो रही है, तो लिखा हुआ है 8 अप्रैल 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई। कई करोड़ इसके लाभार्थी हैं, 5 लाख तक का इनको लोन मिलता है। इसके बाद महिलाओं के बारे में इन्होंने कहा कि महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है, चाहे वो राजनीतिक मामलों में हो, चाहे वो शैक्षिक मामलों में हो, चाहे वो हेल्थ मामले में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में कहीं भी हो। लेकिन इन्होंने एक स्पेशल जिक्र किया कि महिलाओं की श्रम में भागीदारी बढ़कर 37% हो चुकी है, यानी टोटल यदि 100 लोग देश में काम करते हैं तो उसमें से 37 महिलाएं हैं, जो अपने आप में एक बड़ा डेटा है। यानी कि महिलाएं अब घर से बाहर निकल रही हैं, नारी सशक्तिकरण की उन्होंने बात की। तो ये था पूरा बजट, कोई भी नवीन घोषणा नहीं की गई, पुराने को ही नए सिरे से लागू किया है। इसलिए मैंने आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया कि मैं आपको पूरा बताऊं कितनी राजस्व है, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। यदि आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा, बाकी आप केवल यही पढ़ जाइए। आप अपना 1.5-2 घंटे फिर लिखोगे, 3-4 घंटे आप खराब मत कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके इसके 2-3 बार आप रिवीजन कीजिए। कुछ नहीं है, इनाम को पढ़ लीजिए, पीएम श्री को पढ़ लीजिए, इधर से भी नहीं आएगा। कुछ योजनाओं के बारे में, सबसे ज्यादा खर्चा किस पे किया गया है, डिफेंस पे। सबसे ज्यादा इनकम कहां से होती है, उधारी से। सबसे ज्यादा खर्चा किस में होता है, ब्याज देने में। छत पर सौर ऊर्जा लगाने वाली योजना का नाम क्या है, सूर्योदय योजना है। हमने कार्बन उत्सर्जन 0 कर देंगे ये लक्ष्य कब तक बनाया है, 2070 का। कौन से कैंसर की बात की गई है लड़कियों के लिए, सर्वाइकल कैंसर, इसका वैक्सीनेशन तेज करना है। मिशन इंद्रधनुष को प्रभावी बनाने के लिए, इसके प्रभाव को जांचने के लिए एक नया पोर्टल लागू किया गया है जिसका नाम है यूबिन पोर्टल। इसके अलावा पर्यटन में लक्षद्वीप का लक्ष्य जिक्र किया गया है। पीएम आवास योजना का और रह गया, पीएम आवास योजना में बोला कि हमने 3 करोड़ ग्रामीणों को घर बनवा दिए। हमारा लक्ष्य था कि 3 करोड़ लोगों को हम घर बनाएं और हमने 3 करोड़ को बनवा दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, नया लक्ष्य तय कर रहे हैं कि अब हम 2 करोड़ और लोगों को घर बनवाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार के द्वारा कितने घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो आंसर होगा 5 करोड़, जिसमें से कितने बन चुके हैं, 3 करोड़, कितने और रह गए हैं, 2 करोड़। इस वर्ष 2 करोड़ और जोड़ दिए गए हैं। तो ये था आपका पूरा बजट। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बाकी बजट के बारे में कुछ बातें कि पहला बजट कब आया, पहले बजट को कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया, सबसे ज्यादा बार कौन से फाइनेंस मिनिस्टर कर चुके हैं, आजादी के बाद का पहला बजट कब आया, अंग्रेजों के समय का बजट किस वर्ष आया। ये छोटी छोटी जानकारी मैं आपको किसी दिन बजट टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें डिटेल में दे दूंगा। ये चूंकि 2024 का बजट है, मैं वीडियो को लंबी नहीं खींचना चाहता, आप केवल इनके बारे में पढ़ लीजिए जिससे आपका काम हो जाएगा। आने वाले एग्जामों के लिए आपको गुड लक, धन्यवाद, गुड नाइट।